प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करेंगे इंफ्रा मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जब हमारी कंट्री जो है आज़ाद हुई थी तो उस समय हमारी कंट्री का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा था। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है बेटा? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री की जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितना परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितना परसेंट लोग जो है वो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हमें जो डाटा दे रखा है वो 1951 का डाटा दिया हुआ है। हालांकि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उस समय कुछ खास स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा हमारे पास नहीं था, लेकिन अगर हम 1951 का डाटा उठाएं तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था तो हम उसकी बात करते हैं। तो अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है और बता रखा है कि कितने परसेंट लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए थे। 72.7% लोग। कितने परसेंट लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हुए थे? 10.1%। और कितने फाइनली टर्शियरी सेक्टर से जुड़े हुए थे? 17.2% पीपल। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर टोटल 72.7% पीपल जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चर में कितने लोग जुड़े हुए थे? एग्रीकल्चर में 50% थे। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लेबर भी तो होती है, तो एग्रीकल्चर की लेबर से कितने लोग जुड़े हुए थे? 19.7। फॉरेस्ट्री का काम, फिशरिंग का काम, एनिमल हस्बेंड्री का काम, प्लांटेशन का काम, कितने परसेंट लोग जुड़े हुए थे? 2.4। हालांकि ये जो आपको चार कैटेगरी दे रखी है चारों एग्रीकल्चर में ही आती हैं, लेकिन इनको भी अलग अलग करके बता रखा है। कितने लोग जो है माइनिंग में जुड़े हुए थे? माइनिंग को भी एग्रीकल्चर में डाल दिया, 0.6%। कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हुए थे? सेकेंडरी सेक्टर में जुड़े हुए थे 10.1%। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? कितने लोग स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे? 9%। कितने लोग जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए थे? 1.1%। और टोटल सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट जो पीपल थे वो वर्किंग थे? 10.1% जो दिया हुआ। टर्शियरी सेक्टर से कितने लोग जुड़े हुए थे? टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे तो टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्शियरी सेक्टर के अंदर ट्रेड और कॉमर्स से कितने लोग जुड़े हुए थे? 5.2%। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन से कितने लोग जुड़े हुए थे? 1.4%। और अदर सर्विसेज भी, जो अदर सर्विसेज हैं उनमें कितने लोग जुड़े हुए थे? 10.6%। तो ये 1951 का आपको स्टैट दिया हुआ है, जिसके डाटा को आप कोशिश करना कि आप लर्न कर लो, क्योंकि पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे आपको ये आंसर देना पड़ेगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी कि उस समय 1951 में भी हमारी कंट्री का कितना पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, 72.7%। अगर हम दूसरी कंट्री से इसको कंपेयर करें तो क्या सिचुएशन थी हमारी? देखो, एग्रीकल्चर में हमारी कंट्री का लगभग 72% लोग जुड़े हुए थे। दूसरी कंट्री में अगर हम देखें तो कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे देखो, इंग्लैंड में और अमेरिका में सिर्फ 2% लोग जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। जापान में 12% पीपल्स जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे और जर्मनी में 4%। लेकिन एक हमारी ही ऐसी कंट्री है जिसका लगभग 72% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर जुड़े हुए थे। और दूसरी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे वो बहुत कम है, आप देख सकते हो, 2%, 12%, 4%। यही कारण था कि हमारी कंट्री बैकवर्ड होती गई, है ना, पिछड़ती गई, है ना, पिछड़ रही थी उस समय पे। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को कंपैरिजन करें, हमारी कंट्री में कितना परसेंट पीपल्स जो थे वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। अभी मैंने आपको स्टैट्स दिखाया, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कितने परसेंट थे, वो देखो कम से लगभग 10.1 या 9% कह सकते हो आप। 9% पीपल्स जो है वो जुड़े हुए थे।
अब उसके आगे कहता है कि हमारी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन का 9% पीपल्स जो है वो जुड़े हुए थे इंडस्ट्रीज़ से, लेकिन दूसरी कंट्री में देखें तो 32% लोग यूएसए में इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, और इंग्लैंड में 42%, और 39% जापान के अंदर लोग जो है वो जुड़े हुए थे इंडस्ट्री से। मतलब किसी भी कंट्री की जो रियल ग्रोथ है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। जिस कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ उस कंट्री की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। और हमारी कंट्री के अंदर ये रेट था सिर्फ 9%, और दूसरी कंट्री के अंदर ये रेट 30% से अबव था। आप देख सकते हो इंडस्ट्री से जुड़ना एक्चुअल में किसी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो डिटरमाइन करता है। एग्रीकल्चर में जुड़ के कोई कंट्री ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि खानी सबने दो रोटी है ना। ग्रोथ तो तब होगी ना जब हम प्रोडक्शन करेंगे एंड लार्ज मात्रा में उसको हम एक्सपोर्ट्स करेंगे और बाहर कंट्री से कमाएंगे। तो इंडस्ट्री से ही डिटरमाइन होता है कि किस कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इंडस्ट्री में दूसरी कंट्री ज़्यादा काम कर रही थी, लेकिन हमारी कंट्री पिछड़ी हुई थी 9% बस। कमियां यही ड्रॉबैक्स थे। कह रहे आगे कहता है आपको कि इट फर्दर बैकवर्ड, हमारी कंट्री और भी बैकवर्ड थी कई एरियाज़ के अंदर। अब कौन कौन से एरियाज़ थे हम उनकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड ग्रोथ, हमारी कंट्री के अंदर जो ग्रोथ थी वो अनबैलेंस्ड थी। अनबैलेंस्ड थी, देखो बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सारे सेक्टर इक्वली ग्रो करें, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर तो ज़्यादा ग्रो कर रहा था, लेकिन अगर हम टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उनका परसेंटेज तो 15% से भी कम था। एक का 10% है और एक का जो है सिर्फ 8-9% है। तो आप देखो ना कितना कम परसेंटेज है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर्स ज़्यादा जुड़े हुए थे, और हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो इन्फेंट स्टेज पे था। इन्फेंट समझते हो बेटा? इन्फेंट का मतलब होता है कि शुरुआती स्टेज पे था, ठीक है ना। ये था। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर को लेके चलते थे वो सिर्फ एज अ सबसिस्टेंस लेके चलते। सबसिस्टेंस क्या होता है कि भाई एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोग सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, कोई ग्रोथ थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हमारी कंट्री के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे जुड़े हुए थे। हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बताया गया है कि लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा जुड़े हुए थे। देखो इतनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है कि पर हेड जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो बहुत कम है। अब 72% लोग एग्रीकल्चर से जुड़ेंगे तो हर व्यक्ति को जो फार्मर है उसको लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, उसके पास जो ज़मीन होगी वो बहुत कम होगी। तो ज़मीन कम होगी तो वो जो प्रोड्यूस करेगा वो प्रोडक्शन भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था वो सिर्फ गुजारे लायक था, कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहे थे, ठीक है ना। वो उससे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो असेस्ड किया गया इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और ये एक हमारी कंट्री की सबसे डिसअपॉइंटिंग पिक्चर थी जो हमें बैकवर्ड बता रही थी कि हम बैकवर्ड हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, बैकवर्ड फिर भी हम थे, और एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमने फेस करना पड़ा, क्योंकि एकदम से तो ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो नहीं गया होगा, एकदम से तो लोगों को जो है नई नई टेक्निक्स मिली नहीं होंगी कि एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करें। तो ये रीज़न था। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारी कंट्री का, तो अब हम बात करेंगे बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारी कंट्री का। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक चेंज, एक होता है सोशल चेंज। इकोनॉमिक चेंज का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसा है, बैंक कितने डेवलप्ड हैं, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, ट्रांसपोर्ट के मीडियम कितने डेवलप्ड हैं, कम्युनिकेशन कितना डेवलप्ड है। तो इन सब से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक चेंज कैसे हुए, जबकि ये सब तो ठप था हमारी कंट्री के अंदर। और दूसरा होता है सोशल चेंज, हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसा है, हमारी कंट्री के अंदर जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ लोगों को कितनी मिली हुई है। तो इस मामले में भी हम ठप थे। दोनों में ही देखो दो तरह के चेंजेस आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एक इकोनॉमिक चेंज और एक सोशल चेंज। मैंने आपको दोनों बताए। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सारे होते हैं इकोनॉमिक चेंज, और हेल्थ, एजुकेशन ये होते हैं सोशल चेंज। अब इनकी बात करते हैं डिटेल में। हमारी कंट्री में बात करें तो सिर्फ सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किए गए थे उसमें रेलवे की बात करें तो रेलवे डेवलप्ड की गई थी। अंग्रेज़ों ने रेलवे डेवलप की थी, अंग्रेज़ों मतलब ब्रिटेन ने रेलवे बनाई थी। और रेलवे बनाने का मेन पर्पस क्या था कि वो अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी लाएं और बेचें, और दूसरा हमारी कंट्री के जो रॉ मटेरियल है उनको जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाएं
अब मतलब दूसरी कंट्री मतलब अपनी कंट्री के अंदर लेके जाए और अपनी कंट्री के अंदर जो है उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएं। तो रेलवे को डेवलप करने का एकमात्र जो है इसीलिए डेवलपमेंट किया गया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फल फूल सके, अपने आप को जो है ग्रो कर सके। देखो लिखा हुआ है रॉ मटेरियल को जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। और क्या क्या काम किए, पोर्ट्स बनाए गए, है ना। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी कंट्री के अंदर पोर्ट्स डेवलप किए, क्योंकि बहुत सारा माल समुद्र के थ्रू हमारी कंट्री में आता था और रॉ मटेरियल जो है हमारी कंट्री से ब्रिटेन में जाता था। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बंदरगाहें तो होनी चाहिए, पोर्ट्स तो होने चाहिए, समुद्र के थ्रू माल कैसे लेके जाएंगे। तो उन्होंने पोर्ट्स बनाए, रेलवे भी अपने मतलब के लिए बनाई, पोर्ट्स भी अपने मतलब के लिए बनाए। और पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, अब देखो ना ऑर्डर आएगा, अगर हमें बिजनेस करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए ना, कम्युनिकेशन भी तो हमारा डेवलप होना चाहिए ना। पोस्टेज, टेलीग्राम्स, इनको भी डेवलप किया उस समय अंग्रेज़ों ने, ताकि जल्दी से जल्दी बात करके कितना माल चाहिए, कहाँ पहुँचाना है, कब तक पहुँचाना है, इस सारी बातों को वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो अंग्रेज़ों ने नंबर 1 रेलवे पे भी काम किया, नंबर 2 उन्होंने काम किया पोर्ट्स के ऊपर, नंबर 3 उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम के ऊपर भी काम किया, उन्होंने रोड्स के ऊपर भी काम किया। देखो इंडिया में माल आ जाए सफिशिएंट नहीं है, इंडिया के कोने कोने में माल को पहुंचाना है तो रोड तो बने होने चाहिए ना। तो अंग्रेज़ों ने रोडों के ऊपर भी काम किया, रोड बने ताकि हमारा माल जल्दी से जल्दी जो है मार्केट्स में पहुँचे और इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी पोर्ट पे पहुँचे और पोर्ट से जो है वो ब्रिटेन में पहुँचे। तो ये सारे काम जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए हुए थे। यहाँ पे मोडेस्ट चेंज तो हुए हैं, आप देख रहे हो कि चेंजेस तो हुए थे, रोड बने, रेलवे बनी, पोर्ट्स बने, बट इन सब का एक ही पर्पज़ था कि ब्रिटिश राज के अंदर ब्रिटिश के काम को बढ़ाना है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, ब्रिटेन की ग्रोथ करनी है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करनी। यही पर्पज़ था ब्रिटेन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ऐसा ही हुआ कि ब्रिटिश इकनॉमी जो थी वो ग्रोथ भी किया उसने और डेवलपमेंट भी की, लेकिन इंडियन इकनॉमी रह गई बैकवर्ड की बैकवर्ड। तो ये भी एक रीज़न था। अगर और आगे बढ़े हम, अब रेलवे का क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारी कंट्री के अंदर, रेलवे आई, अब रेलवे का क्या इफ़ेक्ट पड़ा देखा जाए तो देखो रेलवे ने एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर दिया। देखो ये तो टॉपिक समझाने वाला है। रेलवे आई और हमारी एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइज हो चुकी थी। कॉमर्शलाइज का मतलब होता है अब हमारी कंट्री का किसान ये सोचता था कि मैं अपना माल इंडिया के कौन सी जगह पे बेचूं, मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब जल्दी से जल्दी माल को वहाँ ले जाके बेचता था फार्मर। तो अब हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो क्या हो गई, कॉमर्शलाइज। पहले एग्रीकल्चर की जाती थी कि किसान उगाता था वो चीज़ जो उसने खानी है, जो उसने यूज़ करनी है फैमिली के लिए, बचा हुआ वो बेच देता था, उसका मुनाफा कमाने का पर्पस कम होता था। लेकिन जब उसने देखा कि यार अब तो मैं वही चीज़ प्रोड्यूस करूँगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, अब वो मार्केट चाहे मेरे से जो है वो 50 किलोमीटर दूर हो या 500 किलोमीटर दूर हो, मैं रेलवे के थ्रू विजिट कर सकता हूँ। तो ये कॉमर्शलाइजेशन किया गया। अब इंडिगो जब उगाने के लिए बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब भी किसानों को लगा यार मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करूँ और वही चीज़ बेचूँ। तो यहाँ से कॉमर्शलाइजेशन हो गया हमारे एग्रीकल्चर का भी। किसानों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना बन गया, देन कि वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स को उगाएं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ आएगा कि जब रेलवे आई तो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो चुका था, ठीक है। हमारी कंट्री का जो किसान था वो जो है बिजनेस माइंडेड हो चुका था। अब उसका मन ये नहीं था कि वो गुजारा करे, उसका मन ये था कि वो कहीं ना कहीं दूरवर्ती एरिया में माल को बेच के भी ग्रोथ करे। अब रेलवे के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, देखो रेलवे हमारी डोमेस्टिक मार्केट बढ़ गई है ना, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बढ़ गए। रेलवे जो है कॉमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को। कॉमर्शलाइज मतलब किसानों का जो नज़रिया था वो बदल दिया। किसान ये सोचता था कि मैं अपने घर का गुजारा करूं, नहीं, किसान ये सोचता है बिज़नेस करूं। बिज़नेस कैसे करूं, वही चीज़ उगाऊं जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। रेलवे ने लोगों को जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस थी उसको तोड़ दिया, है ना। लोग जो एक दूसरे से 100 200 या मोर ओवर जो किलोमीटर दूर रहते थे वो अब एक दूसरे के आसपास इजीली आ सकते थे। इससे कल्चरल एफिनिटी यानी एकता बढ़ी, लोगों के बीच में मिलना जुलना बढ़ा। तो ये भी एक फ़ायदा रेलवे का था। उसके बाद करें फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन। जब से रेलवे आई तो अनाज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो इजीली हम अनाज यानी फूड ग्रेन्स को
कंट्री के एक पार्ट से दूसरी कंट्री के दूसरे पार्ट में ले जा सकते थे। मान लो एक जगह पे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अब लोग क्या होते थे, पहले भुखमरी में मर जाते थे। एक गांव में अकाल पड़ा, अब दूसरा गांव बहुत दूर था, आने आने में लोगों को 5 दिन लग जाते थे। इतने में 5 दिन 8 दिन कोई व्यक्ति भूख से मर जाए हैं। जब रेलवे आया तो ये प्रॉब्लम दूर हो गई, क्योंकि जिस एरिया में अकाल पड़ता था उस एक एरिया में जल्दी से जल्दी माल को फूड ग्रेन्स को या और जो असेंशियल आइटम्स होती हैं उनको ले जाया जा सकता था। तो ये भी एक फ़ायदा था कि फेमाइंस में जो है अब गिरावट आई, कमी आ गई। अकाल सूखा जहाँ पड़ता वहाँ तुरंत जो है फूड ग्रेन्स और असेंशियल आइटम्स पहुँचा दी जाती। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो रेलवे आने का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट तो आप जानते ही हो, क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो रेलवे जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहता था कि इंडिया का रॉ मटेरियल जितना जल्दी हो सके वो जो है ब्रिटेन में जाए और वहाँ से फिनिश गुड्स बने, और जितना जल्दी हो सके फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन में बना है वो इंडिया में आए और इंडिया की मार्केट्स के अंदर बिके। तो इसलिए रेलवे बनाई गई। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो नेगेटिव इम्पैक्ट यही था। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो, क्या कोई वहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट था? देखो सिंपल सी बात करें, रेलवे जब आई तो रेलवे का नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़्यादा ही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पर्पस कभी नहीं रहा कि इंडिया डेवलप करे, इंडिया ग्रो करे। उसका पर्पस ये था कि ब्रिटेन जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो वहाँ पर, और जो है सारा का सारा जो वेलफेयर है, सारा का सारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ब्रिटेन की बढ़े। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज जो है इंडिया को भी हुए थे रेलवे के, उसकी भी बात करते हैं। देखो नंबर 1 एडवांटेज क्या हुआ था कि कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर, जो किसान का नज़रिया था वो बदल चुका था। अब किसान जो हमारी कंट्री का है वो सिर्फ गुजारे के लिए नहीं चाहता था कि वो किसानी करे, वो ये चाहता था कि अब वो बिज़नेस करे, ठीक है ना, वो चीज़ का प्रोडक्शन करे जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। तो हमारी कंट्री के फार्मर्स जो है वो उनका जो आउटलुक था, जो उनका नज़रिया था वो चेंज हो चुका था। वो अब सिर्फ सब्सिस्टेंस नहीं चाहते थे, गुजारा नहीं चाहते थे, वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो दूसरा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो पहले रेलवे नहीं थी, लोगों के लिए मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जॉब करना, पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता। जॉब की तो बात दूर है, अगर मान लो सोचो रोहतक से मुंबई जाना पड़े तो कितना लंबा समय लग जाए, दिल्ली जाना पड़े तो कितना लंबा समय लग जाए। लेकिन जब रेलवे आई तो रेलवे से लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी थी एक जगह से दूसरी जगह पर वो ईजी हो गई। तो ये भी बेनिफिट्स था। फेमाइंस पे मैंने आपको भी बताया, जो सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, लोग भूख से मरते थे, वो भी कम हो गया क्योंकि रेलवे आ चुकी थी। जल्दी से जल्दी खाने पीने की आइटम्स जो हैं, फूड ग्रेन्स, अनाज जो है ईजीली जो है उन तक पहुंचाया जा सकता था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद ही, पहले हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर बार्टर सिस्टम रहा हो, बार्टर सिस्टम से अब हमारी कंट्री किस पे शिफ्ट कर चुकी है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी करेंसी आ चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। और इससे हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ गई, लेबर की डिवीज़न बढ़ गई, स्पेशलाइजेशन बढ़ गई और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी बढ़ गई। क्योंकि अब लोग ना प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग गए, उनको पता है बेच देंगे तो पैसा मिलेगा, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम आ चुका था। पहले लोग कम प्रोडक्शन करते थे, कहते बार्टर सिस्टम है, पता नहीं सामने वाला खरीदे या ना खरीदे। लेकिन जब से उनको पता लगा कि यार अब मनी सिस्टम है, अब पैसा चल रहा है मार्केट के अंदर, पैसा लेना देना चलता है, तो मॉनेटरी सिस्टम के अंदर तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो ये भी बेनिफिट्स था। और एक सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या सीखा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ एफिशिएंट वर्किंग, मतलब कैसे अच्छा काम करें, कैसे सिस्टमेटिक काम करें, ये हमने अंग्रेज़ों से सीखा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में आने के बाद इंडिया को लिगेसी दी। लिगेसी क्या दी, कैसे एक जो है एक कंट्री का जो सिस्टम है वो चलता है, IAS, IPS, मैजिस्ट्रेट, DM, DC, ये सारी जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट थी, ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये अंग्रेज़ों से लिया हुआ है हमारी कंट्री ने। तो अंग्रेज़ों ने हमें जो है कैसे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है मैनेज किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों से मिली। हमें रेडी रेफरेंस मिला कि कैसे पॉलिटिक्स, कैसे प्लानर्स जो है प्लान बनाने हैं, ये कहीं ना कहीं हमने अंग्रेज़ों से सीखे। तो इस तरह से हमने बात की कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे हमारी कंट्री के अंदर। तो बेटा इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।